गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राह्मी आईएएस। आज हम 34 से 37 तक क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी ने 2025 प्रीलिम्स में पूछे थे। चलिए 34 क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, ये कहाँ से है? सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है। ये जो क्वेश्चन है आपका बेसिक एनवायरनमेंट से है प्लस करंट अफेयर बेस्ड भी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी अप्रोच भी काम करेगी, हालांकि नॉलेज यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए तीनों स्टेटमेंट हमें गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आर्टिकल 6 पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज का इज फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड, बहुत ज्यादा डिस्कस होता है ग्लोबल डिस्कशंस में। किससे रिलेटेड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मतलब कि जो आर्टिकल 6 है वो किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे आप चारों ऑप्शंस देखो, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। इसका मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, कि आर्टिकल 6 रिलेट्स टू दिस। नाउ सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, वही अब यहाँ पे देखो, सेट्स आउट प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट। मतलब ये बताता है क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट। पता है कार्बन मार्केट के बारे में? तो नॉलेज है तो आप टिक कर दोगे, अदरवाइज अप्रोच यहाँ पे काम नहीं आएगी। चलिए थर्ड देखते हैं। ये और क्या बताता है? इंटेंस टू, ये क्या करता है? प्रमोट करता है इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया जापान, ये हो गई इंटर कंट्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज को भी ये प्रमोट करता है टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स। ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये नॉलेज से ही हम सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हो गया 1। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले तो आप याद रखो कि पेरिस अग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे आगे के जो भी हम 25 इयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप देखोगे पेरिस अग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है या फिर इनको ऑप्शंस में दिया है। ठीक है, आर्टिकल 6 बहुत ज्यादा न्यूज में भी था। अब ये क्या करता है? बेसिकली कार्बन मार्केट क्या होता है आपको पता होगा वैसे तो। कार्बन मार्केट क्या होता है? कोई कंट्री है, ठीक है, मान लो उसने अपना टारगेट लिया कि मैं 10 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन रिड्यूस करूंगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेकिन उसने कर दिया 15 किलो। ठीक है, तो उसके पास 5 किलो कार्बन जो उसने रिड्यूस करा है उसके क्या मिल जाएंगे उसको? क्रेडिट। ठीक है, अब मान लो एक कंट्री है जिसको करना था 10 किलो ही मान लो, लेकिन उसने करा 5 किलो सिर्फ रिड्यूस। ठीक है, तो वो क्या करेगी? इस कंट्री से ये क्रेडिट खरीद लेगी ताकि उसका जो टारगेट है 10 किलो रिड्यूस करने का वो पूरा हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन मार्केट। और ये आर्टिकल 6 इसी से रिलेटेड भी है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में जो आपका मेन कीवर्ड है ना वो है नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज। अच्छा, नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज क्या होती है? यहाँ पे क्या है? लेना देना हो रहा है ना, बाइंग सेलिंग हो रहा है, तो ये हो गई मार्केट स्ट्रैटेजीज। नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, टेक्नोलॉजी कोई कंट्री दूसरी कंट्री को ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, और क्या हो सकता है? ट्रेन करना। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, ये सब चीजें आती है हमारी नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज में, और ये आर्टिकल 6 उससे भी डील करता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक ग्लोबल न्यूज में था। ठीक है, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंट्री ने एक्सेस कार्बन क्रेडिट दूसरी कंट्री को दे दिए। ठीक है, मान लो इसके पास एक्सेस क्रेडिट थे, इसके पास कम क्रेडिट थे। ठीक है, इसके पास थे ही नहीं सपोज, तो इसने इसको दे दिए। ठीक है, और इसने उसको पैसे दे दिए। ठीक है, नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज क्या होता है कि ये दोनों कोऑपरेट करेंगे, देयर इज नो मनी इन्वॉल्वमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं बाइंग और सेलिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने आपको सब चीजें अच्छे से डिटेल में आपको प्रोवाइड करी हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है। ओवरऑल हमने देख लिया है कि ये आर्टिकल 6 ओवरऑल किससे डील करता है कि जो भी कंट्रीज हैं वो एक साथ काम करेंगी वॉलेंटरी। ठीक है, वॉलेंटरली टू रिड्यूस एमिशंस। अब ये जो आर्टिकल है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 6.2 एंड 6.4, इसमें क्या होता है? वही कंट्रीज
एमिशन रिडक्शंस को ट्रांसफर कर सकती हैं एक दूसरे को। एमिशन रिडक्शन क्या, बेसिकली कार्बन क्रेडिट को, ठीक है। और ये हो गया हमारा कार्बन क्रेडिट, ITMOs। देन हमारा यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग रेजेस इश्यूज ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। अब देखो 6.4 क्या है, मार्केट बेस्ड ही है ये UN सुपरवाइज्ड, यूनाइटेड नेशन सुपरवाइज्ड ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है, ठीक है। अच्छा देखो, आपको वैसे आर्टिकल 6 के बारे में पता है ना, आप अपने एनवायरनमेंट में पढ़ के आते हो, तो अगर आपको पता है ना, नॉलेज है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 6.8 क्या है, नॉन मार्केट रिलेटेड है, ठीक है। जहाँ पे हम कार्बन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी ने इंडिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी दे दी, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, ये सब चीजें, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारी जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका एनवायरमेंट बेस्ड भी है और करंट अफेयर बेस्ड भी है। देखो, वैसे तो ये इजी है, बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, ठीक है। ये COP28 के दौरान बहुत ज्यादा न्यूज में था। अगर आपको पता है ना, तो आप इसको ठीक मार्क करोगे, अदरवाइज यहाँ पे अप्रोच काम नहीं आएगी। लेकिन स्टिल आप थोड़ा बहुत लॉजिक से इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो यहाँ पे आप एटिमोलॉजी लगाओ, ठीक है। अगर आपको पता है तो पता है भाई, इसका आंसर करेक्ट है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। लेकिन नहीं पता है मान लो, तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ, एटिमोलॉजी का लॉजिक लगाओ। नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस, कि कोई ऐसी चीज है ना जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को फाइनेंस कर रही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, क्या ये हो सकता है, ये रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए लोन देता है? नहीं, इसके चांसेस रॉन्ग के ज्यादा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, पता नहीं, चलो। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप आ जाएंगे इन दोनों पे, A एंड C। एंड फिर आप जो भी आपको लगता है कि भाई A मार्क करना है या C मार्क करना है, वो आप कर सकते हो। लेकिन स्टिल आप इसको स्किप भी कर सकते हो, नहीं पता, ठीक है, इनकरेक्ट मार्किंग नहीं करनी। चलिए अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी ने ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल टाइम्स पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स भी दिए हैं, ठीक है, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, ऐसे अगर फ्यूचर में क्वेश्चंस आते हैं। इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, NDB का नेशनल डेवलपमेंट बैंक, एंड IBRD का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब मैंने आपको क्यों फुल फॉर्म याद करने के लिए बोला है, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी ये यूज कर देगा अपने ऑप्शंस में, ठीक है, तो पता होना चाहिए कब ये फॉर्म हुए, थोड़ा बहुत बेसिक जान लो, ठीक है। बस ये अगर आपको पता है कि ठीक है, ये जो है ये बहुत रीसेंट वाला है, ठीक है, और ये बहुत पुराने वाला है, तो भी काम हो जाएगा। अब देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, ये रीजनल डेवलपमेंट इसका फोकस होता है, क्लाइमेट फाइनेंस फोकस होता है, ठीक है। अगर आप ये पढ़ लेते तो आपका ये करेक्ट हो जाता। इसके कीवर्ड्स आप याद रख लो, आगे इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको करेक्ट मार्क करेंगे। ये रीजनल कोऑपरेशन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा एंड क्लाइमेट फाइनेंस करेगा, ठीक है। इसी से हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चाइना में है, और ये क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अक्रॉस एशिया या उसके बियॉन्ड। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। देन न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी चाइना में है, शंघाई में। ये करता है, ये बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट बैंक है फॉर ब्रिक्स कंट्रीज, ठीक है। सो ब्रिक्स डेवलपमेंट फाइनेंस करता है। अब ये जो था ना एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये ओवरऑल एशिया पैसिफिक में कर रहा था। ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बेसिकली ब्रिक्स फोकस्ड है, ठीक है। अब नाउ ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दिस इज इन USA, ठीक है। एंड ये करता है ग्लोबल डेवलपमेंट, लोन्स देता है, पॉलिसी सपोर्ट देता है, वर्ल्ड बैंक का लीडिंग लेंडिंग आर्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपकी एक अप्रोच भी काम होगी।
हार्डली ही हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में न्यूज में पढ़ा होगा हमने, लेकिन चलो इसको थोड़ा बहुत लॉजिक से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर, इससे क्या पता चल रहा है आपको? डायरेक्ट एयर कैप्चर की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डायरेक्टली एयर को कैप्चर कर रही है। ठीक है, डायरेक्टली एयर को कैप्चर कर रही है, इस वर्ड से ये पता चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए, इट कैन बी, देखो कैन, 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 जहां पर भी कैन वर्ड आए ना स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। ठीक है, 100% की बात यहाँ पर नहीं होती है। कैन मतलब पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको हम यूज कर सकते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की तरह। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं हम इस टेक्नोलॉजी से। अब देखो, एयर में हम क्या कैप्चर करेंगे, बेसिकली क्या क्या कैप्चर कर सकते हैं जो हमारे लिए आफत बना हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हम इससे कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से? यस, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने कार्बन को मान लो कैप्चर कर लिया। ठीक है, मान लो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया डायरेक्टली एयर से। अब क्या हो गया? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कैप्चर करी है, उससे रिलेटेड ये सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं। इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। कैन वही ना, पॉसिबिलिटी की तरफ जा रहा है। क्या हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर फूड प्रोसेसिंग में के लिए? आपको पता है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, क्या हम उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नाउ थर्ड देखते हैं। एविएशन सेक्टर में, ठीक है, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन। क्या ये कार्बन का सोर्स हो सकता है ये टेक्नोलॉजी? बिल्कुल हो सकता है, यहां से भी तो हम कार्बन ले सकते हैं फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट अ सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। ठीक है, और उससे हम क्या कर सकते हैं? कंबाइन करके हाइड्रोजन एक लो कार्बन फ्यूल बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने 25 इयर्स के पेपर एनालाइज किए, तो मैंने पाया कि अगर ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो यूपीएससी इसको डी पे नहीं पूछता है। ठीक है, तो उसको इसने सी पे पूछ लेगा या फिर ए पे पूछ लेगा, ऐसे होता है। लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं है ये। 90, आप मान लो 95% में ये ठीक होता है। ठीक है, 5% में इधर उधर रॉन्ग भी हो जाते हैं ऐसी चीजें, लेकिन मेजोरिटी टाइम्स ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा डी क्यों नहीं होगा? अब आप खुद सोचो, एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से लगाओ कि उसने इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया इसीलिए ताकि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट ना हो। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिया है कि हमने क्या करा। डायरेक्ट एयर कैप्चर यूनिट होगी, एक मशीन है, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, उसको ये स्टोर कर देगी ग्राउंड्स में, ठीक है, डीप वेल्स में। तो इसी को बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली, जिसको हमने डायरेक्टली एयर से लिया, उससे हम प्लास्टिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एविएशन फ्यूल में यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन मिक्स करके। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा? सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। आप इस डायग्राम को अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो यूपीएससी पूछता है ना कि कुछ टेक्नोलॉजीज बताओ जिससे क्लाइमेट चेंज कम हो, तो आप इस टेक्नोलॉजी का मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, आप इसको खुद पढ़ लेना। ठीक है ना, 37th क्वेश्चन, सॉरी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ऐसे क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लाइन पे है बट इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, कीवर्ड से ये सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपको इस क्वेश्चन को करना है स्किप। ठीक है, चलिए, पीकॉक टरैंटुला, पहले ही बता दूं ये पीकॉक नहीं है। ठीक है, पीकॉक टरैंटुला, जिसको हम गूटी टरैंटुला भी बोलते हैं,
उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और हमसे करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन से देखो कि ऑप्शन में ऑल है, नहीं, मतलब एक तो इनकरेक्ट है ही। ठीक है, चलिए थर्ड से पढ़े। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज अर्बोरियल स्पीशीज। अब अर्बोरियल मतलब क्या होता है, किसी को पता है? तो ये पता होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को हमें अगर पता करना है ठीक है या नहीं। चलो सेकंड देखते हैं। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। सम फॉरेस्ट एरियाज, इंडिया में इसका जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे ये मिलता है वो कुछ ही फॉरेस्ट एरियाज है। बिल्कुल ठीक है भाई, पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि ईस्टर्न घाट्स में ही मिलते हैं। ठीक है, ये करेक्ट होने के चांसेस आर हाई। क्योंकि अब खुद सोचो, अगर ये हर जगह मिलता तो हम बोलते ना अरे ये तो पीकॉक टैरेंटुला है ना, ऐसा नहीं बोलते हम। चलो, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज एन ओमनिवोरस क्रस्टेशियन। ओमनिवोरस ये नहीं होता है, क्रस्टेशियन भी ये नहीं होता है। अगर आपको इतना पता है कि ये जो पीकॉक टैरेंटुला है ये ओमनिवोरस नहीं, ठीक है, तो आप स्टेटमेंट वन रॉन्ग कर देंगे, स्टेटमेंट वन रॉन्ग कर देंगे, तो आप बचेंगे ये सी या फिर डी पे। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 2 and 3। नाउ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, ये है पीकॉक टैरेंटुला, इट्स अ स्पाइडर बेसिकली। ठीक है, ऑफन आस्क्ड एज रेयर स्पीशीज। ठीक है, नाउ इसका साइंटिफिक नेम याद करने की जरूरत नहीं है। एनिमल ग्रुप ये स्पाइडर में आता है, क्रस्टेशियन नहीं है। क्लास कौन सी है ये भी जरूरी नहीं है याद करना। डाइट इसकी कार्निवोरस है, ये इंसेक्ट स्मॉल लिजर्ड्स को खाता है। एंडेमिक है इंडिया के, यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ज्योग्राफिकल रेंज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, ईस्टर्न घाट्स, आंध्र प्रदेश। हैबिटेट टाइप है फॉरेस्ट एरियाज ओनली, ओल्ड एंड अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट्स। लिविंग हैबिटेट क्या है इसका? अर्बोरियल, लिविंग ऑन ट्रीज। अर्बोरियल मतलब होता है जो ट्रीज पर रहते हैं। नाउ माइक्रो हैबिटेट हो गया इसका, ट्री होलोज, बार्क क्रेविसेस, नॉट ग्राउंड ड्वेलिंग। आईयूसीएन स्टेटस क्या होगा? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वेरी हाई एक्सटिंक्शन रिस्क। इसीलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। मेजर थ्रेट्स कौन से हो गए? हैबिटेट लॉस, पेट ट्रेड, ये सब चीजें। ठीक है, नाउ आज हम सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ लेट्स मीट टुमारो with the further questions. Thank you.